मेरी 7 मालकिन थी। कोई मुझसे मसाज करवाती, कोई कपड़े धुलवाती। मालिक देखता तो कंधे पर थपकी देकर शाबाशी देता। मैं भी काम में जुट जाता। लेकिन एक रात मालिक ज़रूरी काम से चला गया तो उस रात सातों मालकिन को जब मैंने बारी बारी, अमन कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरा पराठा बना कर लाओ, भूख लग रही है, मुझे मालकिन नंबर 3 ने आवाज़ दी। मैं इस वक्त मालकिन नंबर 4 के लिए आमलेट बना रहा था। मेरा मालिक एक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 7 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी थी, जिसकी सेवा पर मुझे रखा हुआ था। वे बहुत अमीर इंसान था, लेकिन शादी नहीं करता था। इसके बंगले के नीचे के पोर्शन में 7 कमरे बने हुए थे और सातों कमरों में वो 7 कम उम्र लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। मतलब ये था कि इस वक्त घर के अंदर एक मैं ही नौकर था और मैंने इस घर के बारे में सुन रखा था कि वह सब लड़कियां बेहद चालाक हैं, किसी भी नौकर को टिकने नहीं देती। जो भी नौकर आता है वह उसे इस कदर परेशान करती थी कि वे 2-4 दिन में ही भाग जाता। मैं मजबूर था, घर में 2 जवान बहनें थीं और माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी हर सूरत पर करनी है, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ महीनों में मुझे इसका पूरा दहेज तैयार करना था। जब मुझे इस घर में नौकरी की ऑफ़र आई तो तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, तो मैंने फ़ौरन से हामी भर ली। लेकिन जैसे ही मैं सारी बातें करके घर से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी नज़र आया जो इसी बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि तुम इस घर में काम करने आए हो? मैंने कहा जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो इस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। कहने लगा ऊपर वाले की पनाह है इस घर की मालकिनों से। अरे मुझे देखो, मैंने बस 8 दिन उनके घर काम किया है और अब अपनी तनख्वाह लेने आ रहा हूँ। ये लड़कियां नहीं आफत की पुड़ियाँ हैं। ये सुनकर मैं पहले तो कुछ डर का शिकार हुआ, लेकिन फिर माँ की बात दिमाग में आई तो इस शख्स की बात पर मैंने कान नहीं जमाए। अगले ही दिन मैं पहली बार काम पर गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी आंखें झटकना भूल गया था। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि उनमें से कौन सी ज़्यादा हसीन है, लेकिन वे सभी बहुत ही हसीन और कमाल की थी। मैं भी उन दिनों जवानी के इस दौराहे पर था कि अपने अंदर की बेचैनी ज़्यादा ही महसूस होती थी। कुछ में खुश मिजाज भी था और देखने में नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करनी भी आती थी, इसलिए अपनी 7 मालकिन को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए मुश्किल का काम न था। चंद दिनों में ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि तमाम लड़कियां आपस में बिल्कुल एकता करके रहती हैं और नौकरों की छुट्टी करवा देती हैं। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सब की बदतमीजी को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वह मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता, तभी मैं यहाँ पर देर तक काम कर सकता था, वरना वह सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम करता, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाल दी। सुबह नाश्ते पर ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को ऑमलेट खाना था, दूसरे को कुछ और तीसरी को मुझे पराठा और अचार कह कर चली गई, तो दूसरी फ्रेश जूस का। इस तरह सातों की अलग अलग फरमाइश थी। मैं तो सुनकर ही चौंक कर रह गया, लेकिन ये था कि मैं काम में बहुत तेज़ था। मैंने झटपट सबके नाश्ते बनाए और टेबल पर लगा दिए। मेरे तेज़ काम करने पर वे सातों की सातों हैरत से मुंह खुला का खुला देख रही थी। मैंने जल्दी से उनको नाश्ता टेबल पर लगा दिया था और फिर कहा कि और कुछ चाहिए तो बता देना। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे ऑर्डर जारी हुए थे। जब कहने लगी कि हमारे कमरों की सफाई अच्छे तरीके से करना और दोपहर में भी हर एक का अलग अलग मेन्यू था। मैं काम में बहुत तेज़ था, फटाफट से सारे काम कर लेता था, क्योंकि बचपन से मैंने लोगों के घरों में नौकरी की थी। दोपहर के खाने में भी जब सब ने अपनी मनपसंद चीज़ देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई मौका छोड़ा ही नहीं था। उनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो, मेरे कमरे में आओ और मेरे कपड़े धो। मैं इसके कमरे में चला गया, साथ साथ इसके कपड़े धोता रहा, साथ साथ इसके हुस्न के अंदाज भी पढ़ता रहा। आपसे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप बहुत ही अच्छी हैं, वगैरह वगैरह।
जिस मालकिन के कमरे में मैं जाता उनकी तारीफ़ें शुरू कर देता। वे खुश हो जाती जब मेरे मालिक ने देखा कि इनकी सब बीवियां मुझसे राज़ी रहने लगी हैं, तो मेरा कंधा थपथपा के मुझे शाबाशी देने लगता। कहने लगा कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझे ये कहा था कि मैं उनके पीछे से उन लड़कियों को राज़ी रखूं। अब मैं ये कहता कि जब भी किसी मालकिन के काम से इसके कमरे में जाता तो उसके कान दूसरी मालकिन के खिलाफ भरने लगता। लेकिन एक बार जो कुछ 7वें नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिल के रह गया। वे मुझसे कहने लगी कि अमर, मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर तो मैं कुछ हैरत का शिकार हुआ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैं कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आ जाएगा। मैंने तेल की शीशी उठाई और इस लड़की के कमरे में चला गया। इसने जब अपने हसीन बालों का जूड़ा खोला, मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन बेहद चुपचाप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका, फिर खुद को ये याद करवाया कि मैं एक नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। अब मैंने मालकिन के सर की मालिश करनी शुरू की और साथ ही बातें करनी शुरू कर दी, जो कि हर लड़की सुनना चाहती है, जो मैं सब लड़कियों को राज़ी रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन सच पूछे तो 7 मालकिनों में से आपकी बात ही है और है। क्या लंबे घने बाल हैं आपके? और सच पूछे तो आपकी आंखें भी बड़ी हसीन हैं और रंगत कैसी सुर्ख सफ़ेद है। हकीकत ये थी कि वह 7 की 7 मालकिन अपनी खूबसूरती में एक मिसाल रखती थी, लेकिन मुझे उनमें फूट जलवानी थी। मेरी तारीफ़ सुनकर इसका लहजा तो बहुत नर्म था। मैं समझ गया था कि वह तारीफ़ से पिघल गई है। मैंने कहा, ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए मालकिन, लेकिन आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया। सर की मालिश के साथ मैं इसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेकार है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ़ का सबब बन चुका है। इसका लहजा बेहद उदास और भीगा हुआ था। मैंने कुछ हद तक डरते हुए इससे एक सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपको ये सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर आई कैसे? ये एक ऐसा सवाल था जिसे करने से मुझे मेरे मालिक ने सख्ती से मना किया था, लेकिन इस लड़की की नम आँखों ने न जाने ऐसा क्या था कि मैं बेहिचक पूछ लिया। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर उदासी सी छा गई थी। कहने लगी, बुरी किस्मत बता कर नहीं आती। यह कहकर इसने ठंडी आह भरी थी। जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वे इसकी आंखों से झलकते आंसू थे। एकदम ही इसने मेरे हाथ अपने बालों से पीछे कर दिए। कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वे दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को धक्का सा लगा था। आज रात मालिक ने इसी के कमरे में जाना था। रात को मैंने देखा तो 7 लड़कियों में बस एक वही तैयार थी, लेकिन बड़ी बड़ी चुप और खामोश थी। यहाँ आए हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे। मालिक के आने से पहले मैंने देखा कि वे सब लड़कियाँ इस लड़की को तसल्ली दे रही थी। उन सब लड़कियों के ही चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। सुबह तक वो बड़ी खुश और चंचल चिड़ियों की तरह चहक रही थी। उन सब के उदास चेहरे देखकर मैं कुछ ताज्जुब का शिकार हुआ। रात को मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आई थी। मैं इसी मालकिन के बारे में सोचता रहा कि न जाने किस वजह से वे यहाँ आकर फंस गई है, क्योंकि जिस तरह से वह मालिक के आने से परेशान सी थी, ये यकीनन ऐसे पाप से खुश नहीं थी। इसके बारे में सोचते सोचते मैं तो सो चुका था। न जाने रात का कौन सा वक्त था कि मुझे नींद आ गई थी। सुबह जब मैं उठकर किचन में आया तो वही मालकिन सिसकियों से रो रही थी। मेरी तरफ इसकी निगाहें थी। मेरा दिल बेहद उदास हुआ था, न जाने वे क्यों रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। लेकिन मुझे दुख हो रहा था। जैसे कि वह उदासी से मेरी तरफ पलटी तो मैंने उसके चेहरे को देखकर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी रंगत इसके चेहरे को देखकर फीकी सी पड़ गई। वह मुझे अपने रूबरू देखकर फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। मैं तो यूं था कि जैसे पत्थर का हो चुका था। इसका चेहरा रात उसके साथ किए गए सारे जुल्म की कहानी बता रहा था। इसके चेहरे पर कान के करीब एक गहरा जख्म था, जैसे जलता सिगरेट इसके चेहरे से बुझाया गया हो। मेरा दिल यूं था कि सीने में धड़कना ही भूल गया हो। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसा आदमी भी हो सकता है। मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई। मैं जो पहले यही इरादा किए हुए था, इन सब मालकिनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा करूंगा, और जब एक दूसरे से लड़ेंगी तो मैं तमाशा देखूंगा।
लेकिन अब मैं अपना इरादा बदल चुका था। ये लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने ये नोट करना शुरू कर दिया कि वह मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता, सुबह वे लड़कियां सिसकियों से रो रही होती। मैं एक बार किचन में काम कर रहा था कि जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई। मालिक न जाने किसी बात पर इसी लड़की पर भड़क रहे थे, जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। खुद ब खुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठने लगे। हालांकि मालिक ने मुझे कहा था कि तुम हमारे घर के मामलों को ना देखोगे, ना सुनोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक किसी 7वें नंबर वाली मालकिन से झगड़ रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से उन लड़कियों में भी बगावत पैदा हो रही है कि मेरे सामने जुबान चलाने लगी हैं। जब तक तुम नहीं थी उन 6 लड़कियों की इतनी भी हिम्मत ना थी कि मेरे सामने उफ भी कर जाएं। लेकिन वह मालिक से डर खाने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। जो कुछ उसकी आंखों में था, लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर गुजरेगी। इस लड़की की आंखों के गुस्से को देखकर तो मैं भी डर सा गया। मालिक कहने लगा, अपनी नज़रें नीचे करो वरना तुम्हारा वह हश्र करूँगा कि नज़रें उठाने के काबिल भी नहीं रहोगी। लेकिन वे बिल्कुल निडर खड़ी थी। जब उसने अपनी नज़र नहीं झुकाई तो मालिक ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। कहने लगा, आज तेरा वे हाल करूँगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाएगी। ये सुनते ही सारी लड़कियां मालिक के पाँव में पड़ गईं। कहने लगी, इसे कुछ मत कहना, तुम्हें जो कुछ कहना है हमें कह दो, इसे माफ़ कर दो, हम आइंदा तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। ये सब मैंने पहली बार देखा था। मेरे तो दिल दहल कर रह गया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझ पर और भी बहुत से राज खुलने लगे। एक बार मैं लॉन से बाहर निकला था कि पौधों और बाग को पानी दे सकूं, तो वे 7वें नंबर की मालकिन बाग में बैठी रो रही थी। खुद से बातें कर रही थी, कह रही थी कि ऊपर वाले मेरी ये सज़ा ख़त्म कर दे। मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहती। ये सुनकर मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी के जज्बात बनने लगे। वे कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकली थी। ये तू भी जानता है, अपनी बूढ़ी माँ को बचाना चाहती थी, इसलिए इस आदमी की मदद मांग बैठी। लेकिन जो कुछ उसने मेरे माँ के इलाज के बदले में मांगा था, वे गुनाह की ज़िंदगी थी। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मर्द कभी भी बिना किसी मकसद के औरत पर एहसान नहीं करता, इसकी मदद बिना वजह नहीं करता। जो हजराना वे उससे मांगता है वो उसकी इज्जत होती है। जिस माँ के खातिर मैंने इस आदमी के हाथों खुद को बेच दिया, वह तो फिर भी मर गई। बीमारी से ना मरी, मेरी बर्बादी का सुनकर मर गई। लेकिन मैं इस चीज़ की सज़ा अब तक भुगत रही हूँ। वह लड़की सिसकियों के साथ रोते हुए उससे कह रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया। मैं समझ गया था कि वे किसी मजबूरी के तहत इस जालिम मालिक के हाथ चढ़ी है। बाकी की 6 लड़कियां भी ऐसी ही किसी मजबूरी के तहत यहाँ आई थी। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया और बुरा किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों पर मारपीट भी करता रहता था और कहता था कि तुम लोग मेरी गुलाम हो, मैं चाहे तुम लोगों के साथ कुछ भी करूं, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता था। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी। मैंने जब छुट्टी मांगी तो कहने लगा, बस 1 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अच्छे नौकर हो जिसे ये लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं। मैंने बस अपनी बहन की शादी के दिन की छुट्टी ली। जैसे बहन को विदा किया, अगली सुबह मैं नौकरी पर चला गया था। हालांकि मेरी माँ मुझे कहती रही कि 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा कि माँ, नौकरी का सवाल है, अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकल जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगी। मैं गरीब फैमिली से था, इसलिए उन लड़कियों की मजबूरी को भी अच्छी तरह से समझ सकता था। फिर पैसे ना होने की वजह से इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जिस दिन मैं घर पहुंचा, मालिक कहने लगा कि वे सुबह ही दूसरे शहर जा रहा है। वे 3 दिन बाद ही वापस लौटेगा। साथ ही फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि लड़कियों की कीमत लाखों में लूँगा, बस 4 दिन बाद मैं शहर वापस आ जाऊँ तो उन्हें दुबई भिजवाने की तैयारी भी कर लूँगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी ये हर चीज़ की आदी हो चुकी हैं। ये कहते हुए वह अपना बैग पकड़े बाहर निकल गया और मैं तो यूँ था कि मेरे कानों से सीटियाँ सी बजती हुई महसूस होने लगी।
अब तक वह आदमी लड़कियों के साथ खुद जुल्म कर रहा था और अब उन्हें दुबई भेजना चाहता था। मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी सब मालकिनों के कमरों के दरवाज़ों को खटखटाना शुरू कर दिया। वे सभी कमरों से बाहर आई। मालिक के इरादों से मैंने उन्हें आगाह किया तो वे सभी परेशान हो गए। चौकीदार मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने उसे खाने में नशे की दवा डाल कर दी। खाना खाते हुए गहरी नींद वाली कुर्सी पर ही सो गया। जब रात गहरी हुई तो मैंने सब लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया। लेकिन वे सभी परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि वे कहाँ जाएंगी। उनके घर वालों तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उन सबको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, फिर वापस घर पर आ गया। सुबह मैंने ये शोर मचा दिया कि तमाम मालकिन ने नौकरों को नशे की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह का मैंने रोना धोना मचाया था, मुझ पर किसी को भी शक न हुआ। यह सुनकर मालिक भी इसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया। लेकिन ऊपर वाले की करनी ये हुई कि उसकी गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और वे मौके पर ही मर गए। जब मुझे खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया था। मैं सारी लड़कियों को वापस घर ले आया था। अब इस महल में वह लड़कियां आज़ाद तौर पर सुकून और इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी थी। एक बार मैंने 7वें नंबर वाली मालकिन से शादी की ख्वाहिश रखी थी। वह भी मान गई। शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले गया। मेरे साथ वे बहुत खुश रहने लगी और बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। हम दोनों बहुत खुश थे और मैं ये सोचकर बहुत खुश था कि मैंने 7 बेगुनाहों की जान उस जालिम से बचा ली थी। धन्यवाद दोस्तों।